पिछले दिनों हमने देखा कि किसान फसल बीमा के लिए थोड़ा सा परेशान हो रहा है, उसकी अनियमितता भी सामने आई थी, जिसके बाद अधिकारियों के साथ आज किसानों की बैठक हुई है। उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज हमारे साथ दो किसान हैं जिनसे हम किसानों की समस्याएं जिन जिन मुद्दों पर आ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आगामी समय में गेहूं पंजीयन और उपार्जन होना है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं पंजीयन की। संतोष जी, गेहूं पंजीयन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें कुछ कमी नजर आ रही है क्या आपको? गेहूं पंजीयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से भुगतान के लिए व्यवस्था बनाई और ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि पूर्व से इसकी प्लानिंग की जानी चाहिए, लेकिन बिना प्लानिंग के ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो इसमें आधार कार्ड अपडेशन में मोबाइल नंबर दर्ज कराना, बैंक खाते में मोबाइल दर्ज कराना, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती जा रही है। एक समय तक शपथ प्रक्रिया चली पंजीयन की, वो अब ये लगभग 10 से 12 दिन के बाद ब्रेक हो चुकी है। अब पंजीयन का कार्य बिल्कुल प्रभावित हो गया है। लोग पंजीयन केंद्र पे नहीं जा रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि उनके खाते में आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होना और उसके बाद में बैंक खाते में दर्ज कराना है। आधार अपडेशन जो केंद्र है वो भी बहुत कम है। एक दिन में 30 लोगों का ही हो पाता है और कई लोगों ने आधार अपडेट कराया तो उसका 7 दिन से जो समय है वो 3 महीने तक का समय है अपडेशन का। अब इस प्रक्रिया में लंबा समय लग रहा है और इससे पंजीयन की कार्य भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका। पंजीयन का कार्य लगभग रुक गया है। किसान परेशान हो रहा है, आधार केंद्रों के सामने लाइन लगा रहा है, लेकिन पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अगर हम पंजीयन की प्रक्रिया की बात करें तो अभी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से किसान का पंजीयन हो रहा है, क्या क्या चीजें लग रही हैं? अभी आधार अपडेट का लग रहा है और इसके बाद उसमें समग्र आईडी लग रही है। जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। उस फॉर्म में बैंक का अकाउंट का प्रावधान ही नहीं और उसके कारण भी भारी समस्याएं आ रही है। तो सरकार को कोई भी प्लानिंग करे तो नीचे की स्थिति बिल्कुल ऐसी मजबूत हो कि तुरंत वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। अभी आधार खतरे से आधार कार्ड लिंक होना है वो नहीं है, वो भी एक गंभीर समस्या है। और इसमें सरकार ने एक प्लान और तैयार किया है, वो स्लॉट सिस्टम वाला, कि आपको जिस दिन फसल लेके आना है उस दिन की समय सीमा तय हो जाएगी। अब उपार्जन केंद्र लगभग 1.5 से 2 माह के बीच चलता है। कोई भी किसान चाहेगा कि मेरा शुरुआत में जाए, तो सारे किसान एक साथ पूरे के पूरे अपना अनाज बिक्री के लिए स्लॉट की मांग करेंगे। तो ये संभव नहीं है, ये प्रक्रिया असंभव है और इससे उपार्जन प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो जाएगी। पंजीयन की हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके की पंजीयन प्रक्रिया है और इसमें क्या समस्याएं किसानों को आ सकती हैं? पंजीयन से संबंधित इस समय तो बड़ी जटिल समस्या है। किसान हर जगह लाइन लग गया है। बैंक हो, पंजीयन कराना हो, आधार अपडेट कराना हो, हर सीजन में, हर फसल के हर सीजन में पंजीयन में नए नए नियमों को जोड़ा जाता है। किसान नहीं होगा, एक प्रयोगशाला हो। तो आज मीटिंग में अधिकारियों से हमने ये चर्चाएं की कि कम से कम इसकी जो प्रक्रिया है उसको शिथिल किया जाए ताकि किसान परेशान ना हो। और ऐसी स्थिति आ जाएगी ऐसे में तो ना तो किसानों को पंजीयन समय पर हो पाएगा ना उपार्जन हो पाएगा। सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे आज भी ग्रामीण अंचल में लोग जहाँ गांव में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है। बैंक की पासबुक, उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बैंक की पासबुक में क्या एंट्री है, कैसे हो रहे हैं। आप डिजिटल करें जरूरी है, लेकिन उसकी प्रोसेस ऐसी हो कि धीरे धीरे धीमे धीमे बनके हर सीजन पे हर नए नियमों को लाएंगे तो किसान कैसे पूर्ण कर पाएगा।
हम 200 साल की गुलामी से निकल के आए हैं। आज भी ग्रामीण अंचलों में ये बहुत आबादी, बड़ी आबादी ऐसी है जो आज भी अशिक्षित है। तो प्रोसेस ऐसा हो जो सरल हो। अभी आज अधिकारियों से चर्चा हुई है, तो पंजीयन में किस तरीके की सुधार की मांग की है और क्या आश्वासन मिला है? हमने तो यही मांग की है कि जो पूर्व के वर्षों में चला आ रहा है वो बेहतर सुविधा है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जो सिस्टम है वो पूर्व के वर्षों के अनुसार करना चाहिए और तब तक उसकी तैयारी ना हो तब तक कोई भी नियम लागू नहीं होना चाहिए। नीचे के प्रकार से अगले को पहले सतर्क करें, वो व्यवस्था बनवाए आगे रहते, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। ये तो पूरा किसानों को परेशान करने वाला काम है और ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको तो पूर्व के वर्षों के अनुसार ही रखना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से आप लोगों को? उनका ये कहना है कि जो बीसी होगी हमारी, उसमें हम वरिष्ठ अधिकारियों को ये चीजें बताएंगे, लेकिन समय सीमा में इसका निदान हो जाना चाहिए ताकि ये किसान लाइन में लगा है उससे बचे। अभी गेहूं पाजन भी अब आने वाले समय में होना है, तो गेहूं पाजन की क्या प्रक्रिया अभी तक सामने आई है प्रशासन की? अभी तक तो जो समितियां हैं, समितियों में जो ऑपरेटर होते हैं, अभी बहुत सारे नियम ऐसे हैं उन्हें पता नहीं है कि ये इसमें कैसे होगा। पंजीयन से संबंधित है, उपार्जन से संबंधित तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हिमालय का पेमेंट, खरीदी स्पीड में हो, कम समय में ज़्यादा काम, उसके लिए जरूरी है कि उन्हें समय से जो है तलावटी हिमाल होते हैं उनका पेमेंट मिले, तो खरीदी की प्रक्रिया बहुत गति से चले तो समस्या कम पैदा होगी। लेकिन आज भी अभी मूंग खरीदी के हिमालय को पेमेंट नहीं, नीचे वाले अधिकारी ऊपर वाले पे ढोलते हैं, ऊपर वाले और ऊपर वाले पे ढोलते हैं, परेशान किसानों का। अच्छा, जैसे गेहूं पाजन में एक स्लॉट सिस्टम की बात भी अभी मीटिंग में सामने आई थी, क्या स्लॉट सिस्टम है उससे किसानों को लाभ मिलेगा या परेशानी बढ़ेगी? नहीं, वो तो पूरी तरह से गलत सिस्टम है। क्या सिस्टम है स्लॉट का पूरा? स्लॉट में ये है कि आप किसान को तारीख तय करनी है कि मुझे इस दिन के लिए स्लॉट मिला है और फिर मुझे जाना है। एक बात बताइए, कौन किसान है जो 1.5 महीने खरीदी के लिए इंतजार करेगा? वो तो सोचेगा कि मुझे तो कल की तारीख ही मिल जाए। तो ये कुल मिला के एक किसान से भीड़ एकत्रित करना और इतने कम समय में सारे किसानों को एक जगह लाइन लगा देना और उसमें जो है वो प्रक्रिया में हर किसान ये चाहेगा कि मेरा पहले बोले, मेरा पहले उपार्जन हो, और वो उसमें पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इनका जो प्लान है ना ये पूरी तरह से फैल जाएगा, क्योंकि 1.5 महीने की कोई प्रक्रिया है और किसान 1.5 महीने क्यों इंतजार करेगा? वो तो सोचेगा कि कल की डेट मुझे मिलेगा और मैं अपना माल बिक्री करूँ। तो ये व्यवस्था इनका जो है ये फैल है बिल्कुल पूरी तरह से। इस व्यवस्था को इनको वापस लेना चाहिए और जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा था उसे ही लागू करना चाहिए ताकि नियम से खरीदी का कार्य हो सके और एक किसान में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, लड़ाई झगड़े होंगे, इससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। आपको क्या लगता है जो नया स्लॉट सिस्टम की बात आज सामने आई है वो कितना लाभदायक होगा या परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है? मैं तो ये मानता हूँ कि जो स्लॉट सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। पूर्व में जैसी प्रक्रिया चलती आ रही है उसी को लागू किया जाए। कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि मुझे सबसे अंतिम तारीख मिले। मुझसे पूछोगे, भाई साहब से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे तो वो ये चाहेगा कि मुझे आज और कल या 4 दिन बाद तक की ही तारीख प्राप्त हो जाए ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए। पूर्व में जैसी प्रक्रियाओं से उपार्जन होता आया है उसी प्रक्रिया से किया जाए। छोटे किसान 10, बड़े किसान 4, जैसे पूर्व में होता आया है वैसे ही हो, तो उसमें तकलीफ नहीं है। स्लॉट सिस्टम आया है, इसमें जैसे अधिकारियों का कभी कहना था कि किसान खुद अपने हिसाब से तारीख तय कर सकता है। हालांकि उसमें एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि उसमें किसानों की संख्या निश्चित नहीं है कि किसी एक खास तारीख को कितने लोग जो है उस तारीख का स्लॉट ले सकते हैं। तो चूंकि नियम आ गया है तो उसमें सुधार में ऐसा हो सकता है क्या कि किसानों की संख्या निश्चित हो जाए कि
1000 किसान 2000 किसान है, एक पर्टिकुलर संख्या के बाद वो स्लॉट बुक बतला दे और फिर किसान जो है आगामी तारीख में अपना स्लॉट ले सके, जैसे हम कई अन्य चीज़ों में रिजर्वेशन वगैरह में देखते हैं। नहीं, छोटी प्रक्रिया कोई है जहाँ मुश्किल से 10 या 20 की संख्या में लोग जाते हैं। जैसे स्लॉट सिस्टम हमारे यहाँ परिषद कार्यालय में चलता है, रजिस्ट्री के लिए चलता है, कोई सीमित संख्या जाती है 8 या 10 हो, वो संभव है उसमें, लेकिन उपार्जन प्रक्रिया में उसको लागू किया जाना ये तो अनुचित है। जहाँ हजारों की संख्या है, जहाँ हजारों की संख्या है, क्या दिक्कत आ सकती है ऐसे में? अगर हम देखें कि बाकी जगह ये चीज़ें चल रही, हो सकता है शायद उसी को देखते हुए ये स्लॉट सिस्टम लाया गया हो, तो आपको क्या अंतर दोनों में समझ में आता है? हमें तो ये लगता है कि यदि स्लॉट सिस्टम को लागू किया गया है तो इससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और सारे किसान जो है वो लगभग 1 या 2 हफ्ते का समय उसमें सारे किसान डालेंगे। ऐसी स्थिति में उपार्जन केंद्रों पे भारी भीड़ होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, किसान आपस में लड़ेंगे और उपार्जन की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मतलब उससे ये हो सकता है हमारा तो एक ही कहना है कि उपार्जन अधिकारी, कृषि विभाग जो भी हमारे लिए कुछ नियम बनाते हैं तो कम से कम जिन लोगों के लिए नियम बना रहे हैं उनके कुछ अनुयायी जो लोग हैं, किसान नेता, कम से कम आप उनसे नियम बनाने से पहले उन्हें भी अपने सुझाव में शामिल किया जाए, तो वो ग्राउंड रिपोर्ट मतलब जो जमीनी हकीकत है, हमें क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हैं, वो निश्चित हो। आपको भी ऐसा लगता है जैसा कि भाई साहब ने बतलाया कि ये जो चीज़ें हैं ऐसा हो रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसमें क्या है, बहुत सारी परिस्थितियाँ बनती हैं हमारे उपार्जन में। जैसे किसी परिवार का वैवाहिक कार्यक्रम है तो उस स्तर पर अनुयायी अधिकारी परमिशन दे देते हैं, अब किसान का समय रहते माल मिल जाता है और उसको भुगतान हो जाता है। लेकिन ये जो स्लॉट सिस्टम है, अब इसमें इसको प्राथमिकता कैसे मिलेगी, जैसे लोगों को जिनको आवश्यकता भुगतान की, क्योंकि किसान के पास जो है, किसान तो खेती कर रहा है तो वो कर्ज लेकर ही कर रहा है। दूसरा, जैसे पैसा आता है तो सबसे पहले वो केसीसी का भुगतान करता है, केसीसी का भुगतान करने के बाद वहां से निकालता है पैसा, फिर वो अपना उपयोग करता है। तो साथ जो वैवाहिक कार्यक्रम आने वाले हैं उसमें भी ये स्लॉट सिस्टम कहीं ना कहीं अधिकारी परमिशन दे देता और आसानी से उसका काम हो जाता है। लेकिन अब वो भी संभव नहीं है कि भारी संख्या में किसान है, वो ये व्यवस्था वैसे पूरी तरह से धुंधोना है। ये धरातल की स्थिति को देखकर निर्णय नहीं लिया गया है। जो हमारे IAS अधिकारी है जो भोपाल में बैठे हैं वो निर्णय ले लेते हैं, दूसरी स्थिति उनको नहीं मालूम होती। आधार कार्ड अपडेट नहीं है, लोगों की नजरें अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर आधार से अपडेट नहीं है, तो ये क्या है? ये पूरी प्रक्रिया जिसके शुरुआती लक्षण ऐसे हो, उसका आगे चल के भविष्य क्या है, क्या हो? जैसे कि हम देख रहे हैं कि गेहूँ पंजीयन और उपार्जन में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अभी जो प्रक्रिया चालू हुई है इसमें भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किसान नेताओं का कहना है। अगर हम अब तीसरे मुद्दे पर बात करें तो वो है नहर। आने वाले समय में पानी के लिए नहर शुरू हो जाएगी, तो आज ये किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या सुझाव दिए गए हैं? नहर में मूल रूप से समस्या आती है हरदा और होशंगाबाद जिले में पानी बंटवारे के लिए, और दोनों जिलों में एक संकाय है कि होशंगाबाद जिले के किसानों का ये मानना है कि हरदा जिला पानी ज्यादा उपयोग करता है, हरदा जिले के किसानों का मानना है कि होशंगाबाद जिले का किसान ज्यादा पानी यूज करता है। तो ये एक पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए, और इससे संबंधित हमने अपने अधिकारियों के सामने ये बात की है कि सबसे पहले तो जो गेट वगैरह जितने भी हैं जो जाम पर हैं उनको दुरुस्त किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ 1526 चैन तक वहां से मिसरोद नहर की ही पानी निकलता है, और वो गेट वहां पर जो है जाम है। अभी हरदा का पानी हो जाएगा, चीनी मालवा का पानी हो जाएगा, लेकिन हमारा इटारसी और होशंगाबाद का क्षेत्र हमसे 10 दिन पीछे चलता है। तो उन किसानों को पानी अगर हम देंगे तो निश्चित रूप से वो गेट जो जाम है उससे हरदा की ओर पानी जाएगा, ये पानी बहते जाएगा,
तो हमारा ये मानना है कि इसको सबसे पहले 15 दिन पहले 20 दिन पहले अधिकारियों को इस चीज का अवगत करा दिया हम लोगों ने, लेकिन उस मामले को आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया। अब तक वो दुरुस्त हो जाने चाहिए थे। अभी 4 से 5 दिन में चीनी मालवा का पूरा पानी हो जाएगा, 5 दिन में हल्का फ्री हो जाएगा। तो ये जो पानी गेट बंद नहीं होने के कारण पानी वेस्टेज जाएगा, ये मूंग के किसानों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ग्रीष्मकालीन फसल में डैम में उतना पानी लगता नहीं है और दोनों जिलों में विधिवत बंटवारा किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वितरण व्यवस्था में शंका पैदा होती है, किसानों के बीच में लड़ाने वाला सिस्टम होता है। तो हमारा ये मानना है कि चीनी मालवा के जो नहरें हैं उन एफएसडी गेट जो है उसको पहले कंप्लीट किया जाए, उसके लिए गेट दबाने की व्यवस्था हो। और कुछ नहरें हमारे यहाँ जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटी है 5 नहरें हैं, उसमें ये आपका सामनिया है और पीछे की भी कुछ नहरें हैं, करार है, दामाड़िया माइनर है, राजनपुर माइनर है। इसमें गंभीर समस्याएं आती हैं। यहाँ के किसानों को इनका लेवल ऊंचा होने के कारण से पानी नहीं पहुँचता। तो हमारा ये मानना है कि हर जगह गेट बनाए जाए, स्केल बनाए जाए, जहाँ कम पानी हो वहाँ पर बनाए जाए। दूसरा, हरदा क्षेत्र के लिए जो पानी जाता है उसका माप होता है मोरड 3008 चेक से, जो हरदा तिलमी तहसील क्षेत्र है, जबकि उससे 4 किलोमीटर पहले से मोरड गंजाम नदी पड़ती है। तो गंजाम नदी के पास अपना जगह लग जाता है तो उसका बंटवारा वहां से होना चाहिए और उसमें पारदर्शी सिस्टम लागू हो। सम स्थितियों में गेट तैयार किए जाए ताकि का सही आकलन किया जा सके और किसानों को सभी नहरों में समुचित जल व्यवस्था का विधिवत वितरण हो सके। ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए और इस पर ही हम लोगों ने अभी मांग की है। और हम लोग एक बार आपसे 1 महीने पूर्व सारी नहर के गेट वगैरह देखे, गेट देखे, पूरी व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों को बता के आए, हम लोग जानकारी दे के आए कि इनको दुरुस्त करना है। 1 महीने का लंबा समय निकल गया लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था सुधरी नहीं है। अब अधिकारी ये सोच रहा है कि नहर का पानी बंद करें तब कार्य करें। नहर का पानी बंद होना अभी मुश्किल है क्योंकि होशंगाबाद किसानों को पानी की आवश्यकता है। तो जो गेट जाम है, जो बह नहीं पा रहे हैं, वहाँ पानी रुकेगा नहीं, वो सीधा पानी चीनी मात्रा से होते हुए हरदा की ओर जाएगा। अब वो पानी वेस्टेज होगा, जबकि मूंग में एक एक बूंद पानी का महत्व है। दूसरी हमारी एक चर्चा इस लोगों की होगी कि मूंग की फसल को एक पलेवा को पानी चाहिए। तो उसमें क्या है, उसकी प्लानिंग किसान शुरू से करता है। जैसे ही उसने पलेवा किया, अपनी फसल बोने के बाद में मूंग उगाने के लिए जब पानी दिया तो उसके 22 दिन बाद पहला पानी लगना चाहिए और उसके 22 दिन बाद दूसरा पानी, मतलब 3 पानी मूंग में फसल बहुत बढ़िया मूंग की पकती है और बेहतर उत्पादन मिलता है। लेकिन किसान एक लालच करता है, जिसको आसानी से पानी मिल जाता है, वो सोचता है कि मैं एक पानी और अतिरिक्त दे दूंगा तो मुझे ज्यादा उत्पादन मिलेगा। ये भ्रांति है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 पानी की फसल है मूंग की और पूरे टेम्परेचर पर पैदा होने वाली फसल है, उसको पूरा गैप चाहिए पानी के अंदर। वो किसान जो है वो कुछ संपूर्ण ज्ञान या देखा देखी करना या ऐसे कारण कि मुझे ज्यादा उत्पादन मिलेगा, उससे ज्यादा उत्पादन नहीं मिलता, उससे खरपतवार पैदा होता है। तो हमने कहा कि एक पलेवा और 2 पानी चाहिए और इसको विधिवत संचालन के लिए जितने पटवारी हैं उनको 20 दिन के लिए, 10 दिन की अवस्था जब फसल की होती है उससे अगले 20 दिन के लिए पानी के निगरानी सतत करें कि कोई भी किसान से पहले अपनी फसल में पानी ना लगाए। क्योंकि अगर ऊपर का किसान पानी लगा लेता है, वो 4 पानी का प्लान करके पानी फसल में देता है, तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है किसान को होता है, उसको 2 पानी भी फसल में नहीं मिलते और उसका उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित होता है। विभाग में कर्मचारियों का बहुत बड़ा अभाव है, कर्मचारी है नहीं। तो हमने एक बात रखी है कि विधिवत संचालन के लिए एसडीओ की कमी है हमारे यहाँ, सब इंजीनियर की कमी है हमारे यहाँ। तो कर्मचारियों की पूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाए पहले तो। दूसरा, जो धरातल से काम करने वाले कर्मचारी हैं बहुत सारे, वो मनरेगा के तहत
सिंचाई विभाग को कर्मचारी उपलब्ध कराया जाए, उसका भुगतान मनरेगा से किया जाए। ये हमारा पूरा सुझाव दिया है और ये सारी जानकारी दी है ताकि किसानों को समस्या मूंग की फसल में ना हो। नहर जो छूटने वाली है, इसमें आप क्या मानते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है और क्या निदान हो सकता है उसका? आज नहर से संबंधित भी विस्तार से चर्चा हुई। सबसे मुख्य समस्या यही है कि जो नहर विभाग है उसके पास कर्मचारियों को बड़ा अभाव है। जैसे भाई साहब ने बताया कि एसडीओ नहीं है, सब इंजीनियर नहीं है। नहर विभाग के कर्मचारी 4 महीना पहले, जब मूंग में पानी नहीं दिया जाता था, इससे पहले केवल 4 महीने का वर्क होता था इनके पास, 8 महीना आराम से ड्यूटी करते थे। क्योंकि मूंग, ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए पानी दिया जा रहा है, अब इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम का बोझ पड़ गया है। तो काम का बोझ, जब काम अधिक होगा तो कर्मचारी भी चाहिए। जिन माइनरों पे 4-4 कर्मचारी होते थे, वहाँ एक भी नहीं थे वर्तमान में। जिनका रिटायरमेंट होता गया, वहाँ स्थान रिक्त होता गया। यदि कर्मचारी होंगे तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी सुचारू रूप से। जो व्यक्ति गलत तरीके से पानी बर्बाद कर रहा है, उसको रोकने में हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। नहरों की निगरानी होगी, उसका रखरखाव अच्छे से होगा, तो नीचे तक के किसानों को इसका और लाभ मिलेगा। एक बात जो हमेशा सिवनी मालवा में कही जाए या हरदा में कही जाए कि ये पानी को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है, सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ रहती है कि हरदा को पानी सिवनी से पहले और ज़्यादा मिल जाता है। तो रियलिटी क्या है इस सारी चीज़ की? इसमें क्या है, हरदा सोयाबीन अधिसूचित क्षेत्र है, सिवनी मालवा सोयाबीन अधिसूचित क्षेत्र है और होशंगाबाद जिले 70% धान का एरिया है। तो हरदा पहले खाली हो जाता है, सिवनी मालवा पहले खाली हो जाता है। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है हमारा धान का क्षेत्र, वो हमसे गेहूं की बुआई उसके पीछे होती है और पानी मूंग भी, सोयाबीन के फसल कटाई में समय लगता है तो मूंग भी पीछे जाता है। तो ये ऐसी स्थितियां बनती हैं। विवाद दोनों जिलों के बीच में ऐसा कोई विवाद है नहीं। हम एक चीज चाहते हैं, पानी की पारदर्शिता से बंटवारा किया जाए। हम हरदा का हिस्सा हमको देने में कोई एतराज नहीं है। दूसरा, सरकार ने क्या हुआ है, संसाधन को संभालने निश्चित एक हमारे पास जल भराव की व्यवस्था है, लेकिन बाद में इसका सिंचाई का रकबा जो है हरदा जिले में बढ़ा दिया गया है। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि सिवनी मालवा में जो क्षेत्र है उसमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 100 रुपये मूंग की फसल 2 महीने की फसल है, किसान लेना चाहता है उसको, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका सदुपयोग हो सके, वो नीचे के किसानों तक पहुँचे और सभी किसान मूंग की फसल लेके खुशहाली जो है मूंग का भाव भी अच्छा होता है तो आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, उसके बाद कर्ज मुक्त होगा इससे। और वास्तव में बहुत फर्क भी पड़ा है, पिछले 2-3 सालों से किसान ले रहा है तो किसानों का आर्थिक लेवल भी मजबूत हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि 3 पानी में ही मूंग हर किसान 3 पानी दे, 4 पानी न दे। इसके लिए हमने राजस्व विभाग को, कृषि विभाग को भी बोला है कि वो नीचे तक अपना मैसेज पहुंचाए, किसानों से चर्चा करे और पूरा का पूरा पानी का उपयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका पानी का उपयोग कर सकें और अपना उत्पादन ले सकें। इसी व्यवस्था एक चर्चा सामान्य तौर पर सिवनी मालवा में रहती है कि राजनीतिक रसूख के चलते हरदा ज़्यादा पानी ले जाता है सिवनी मालवा की अपेक्षा। कितना सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। पानी तो क्या है, हमारे अधिकारी चलाते हैं और पानी डिलीवर चलता भी है और हरदा का हिस्सा जो है 2000 क्यूसेक के आसपास है और बाकी लगभग 1800 से 2000 क्यूसेक सिवनी मालवा लेके होशंगाबाद को जा सकता है। जहाँ डैम से नहर निकली वहाँ से लेके नीचे तक बागमती के वहाँ से लेके और गंजाल तक की व्यवस्था है। पानी का वितरण सही, हम तो पारदर्शी ये चाहते हैं कि आकलन नहीं हो पाता, मतलब विसंगति आकलन में है। वहाँ हरदा बताया जाता है कि हमारा 1800 क्यूसेक चल रहा है
वो चलता 2000 क्यूसेक है या 2200 क्यूसेक है, 2200 क्यूसेक है। तो ये एक विसंगति है। पानी की जो स्केल है वो दुरुस्त हो जाते हैं तो ये संख्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, ये गेट लगाए हैं, वो गेट इसलिए लगाए गए हैं कि पानी को कहीं नहीं चढ़ रहा है तो उसको बंद करके रोक के और उसका लेवल बढ़ा के पानी चलाया जाए। लेकिन हरदा का एक प्रेशर होता है कि आप गेट नहीं दबाओगे, तो गेट अगर नहीं दबेंगे तो गेट लगे किसी लिए, वो एक लेवल बनाने के लिए लगे हैं ताकि जिन नहरों में पानी थोड़ी ऊंचे स्थान है वहां पर पानी चल रहा है। हरदा में यही एक स्थिति बनती है जब खून की फसल में विशेष रूप से आप गेट नहीं दबाओगे। बिना गेट दबाए जब हमारे यहाँ की 5 नहरें चलती नहीं है, गेट तो उसी काम से ही लगाया गया ना कि उसका लेवल फुल एफिशिएंसी फुल लेवल करें तब उसमें पानी चलेगा और उसको उसकी मांग जिस नहर की जितने क्यूसेक की है निश्चित बेस के साथ पानी चलेगा। आपको भी यही लगता है क्या कि राजनीतिक रसूख का जो प्रभाव है वो हरदा क्षेत्र में ज़्यादा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर बातें सामने आती रहती हैं? थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है अधिकारी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक और बहुत ज़्यादा हो जाए। अनबैलेंस काम नहीं हो, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन हम तो सिर्फ यही मांग रखेंगे कि जिस माइनर का जितना गेज है, जितना उसका डिस्चार्ज है, CR दबा के उसको उसका उतना पानी दिया जाए। हरदा का पानी हरदा को दिया जाए, दिल्ली मालवा का पानी मालवा को। नहर में पानी आए जब चालू होगा उसका किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय से पानी मिल पाए, इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं आप लोगों के द्वारा? आज उसको लेकर जो बैठक थी उस पर बहुत सारे मुद्दे निकले और उसी पे बहुत सारे बिंदु तो हमने हमारी ओर से बहुत सारे सुझाव दिए हैं। जैसे कर्मचारियों की बात, विभाग के पास कर्मचारी नहीं, लगभग 30-30 किलोमीटर 35-35 किलोमीटर लंबी माइनरें हैं जिन पे 2-2 कर्मचारी भी मुश्किल से हैं। तो हमारे भाई साहब ने प्रस्ताव रखा कि आप क्यों ना इसको मनरेगा से जोड़ के और मनरेगा के तहत उनमें 4-4, 8-8, 10-10 कर्मचारी उस पर दिए जाएंगे ताकि नहरों का रखरखाव देख रेख अच्छे से हो और सारे किसानों को पानी सुविधाजनक मिल जाए। उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ये बात रखेंगे। पहले भी इससे पूर्व में भी हमने ये प्रस्ताव नहीं रखा है, देखते हैं आगे। इसमें एक विसंगति हो रखरखाव संबंधी जो बात की है, रखरखाव में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई नहरों में और मेंटेनेंस के नाम पर कुछ होता नहीं है। बहुत सारे स्ट्रक्चर टूटे हुए हैं और कुछ जगह तो क्या है कि नहरों में काई बन गई है तो वो पानी को ब्रेक कर रही है और उस नहर में उस ब्रेक के अनुसार पानी नहीं चल पा रहा है तो किसानों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे इसमें एक केपी माइनर है, एक चंदपुरा माइनर है, इसमें थोड़ा सा पानी के साथ बाहर गिरने लगता है नहर से, तो निश्चित रूप से अगली फसल की तैयारी से पहले उसकी सफाई होना चाहिए और किसानों को भी पूरा पानी अगर नहर में चलेगा तो फिर नीचे मिलेगा, किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। वो थोड़ा सा बढ़ाने की बोलते हैं तो बोले वो नहर फूट जाएगी वहां से। अरे भाई, जब उसमें काई वगैरह कचरा जमा हुआ है उसकी सफाई होकर हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा किसानों को। तो ये बात हम लोगों ने इनके सामने रखी है और उसकी सफाई भी कराएंगे और किसानों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है तय करते हैं उतना एरिया भी कवर नहीं हो पाता। ये 3 मुद्दों पर अभी तक हमने चर्चा कर ली है। अब सबसे प्रमुख मुद्दा है फसल बीमा का, जिसमें अनियमितता काफ़ी सारी आपने बतलाई थी पहले भी जब हमारी चर्चा हुई थी। तो आज किस तरीके से किन किन विभागों के साथ चर्चा हुई है और क्या चीज़ें सामने आई है? इसमें बीमा कंपनी के जो है AIC के लोगों को बुलाया गया था, जिला स्तर के लोगों को, तहसील स्तर के लोग भी थे उसमें, जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको बुलाया था। बीमा में बहुत सारी डिपेंडेंसियाँ हैं। हमारा तो एक ही मानना है
कि इसकी इकाई जो है वो पटवारी हल्का इकाई है, और पटवारी हल्का इकाई में जो रेशो से भुगतान होता है पूरी पटवारी हल्के के किसानों को सही के अनुपात में होता है। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, और उन प्रमाण पत्रों में जो भुगतान किया गया है हम उनको उसी भुगतान उसी रेशो के आधार पर फसल बीमा की मांग हमने की है आज। तो क्योंकि हमारे लिए ये तो समझना बहुत मुश्किल है कि दर्जे में कितना आ रहा है, लेकिन हमने ये जरूर आकलन कर लिया कि कोई 5 हेक्टेयर का किसान है तो उसको इतना पैसा आया है, तो प्रति हेक्टेयर लगभग जो टारगेट बनता है, कोई 8 हेक्टेयर का किसान है 4,51,000 रुपये आया है, तो 50,000 रुपये हेक्टेयर के आसपास आया है। अब जो नीचे बीमा डल रहा है किसानों के खाते में, तो किसी को 5,000 रुपये हेक्टेयर आ रहा है, किसी को 7,000 आ रहा है, तो 10 ऐसे 20-22,000 रुपये हेक्टेयर से किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है। तो हमारा मानना ये है कि अनावारी की रिपोर्ट जो बोलती है वो 95% नुकसान की चीनी मार्का की रिपोर्ट थी। जो 95% नुकसान हुआ और इसका स्केल ऑफ फाइनेंस जो है 35,000 रुपये हेक्टेयर है, तो लगभग जो हमारा फसल बीमा का पैसा बनता है वो 30,000-31,000 रुपये हेक्टेयर बन रहा है, और वो पैसा कम डाला जा रहा है। तो हमारा यही मांग है मेरी आदमी से कि पूरा आप पहले तो हमको 2020 में हमारा पटवारी हल्के पे आपसे जो सर्वे हुआ था, रैंडम नंबर के आधार पर जो सर्वे हुआ था, उसकी भी थोड़ी रिपोर्ट वगैरह हमको उपलब्ध कराई जाए। तो उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिनों में आपको उपलब्ध करा देंगे, और हम जितना हमारा ज्ञान है उस हिसाब से हम चेक करेंगे इसको कि हमारा भुगतान कितना बनता है और ये लोग कितना कम दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस तहसील में जो सोयाबीन क्षेत्र है वो ना कोई डोलरिया तहसील में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा इटारसी है, उसी में हमारा तहसील का लगभग 90% एरिया जो है सोयाबीन है, और इसमें जो भुगतान करता है वो लगभग 25,000 से 32,000 रुपये हेक्टेयर तक करता है, लेकिन इतना भुगतान किसी किसान को नहीं किया जा रहा है। तो हमारा एक ही प्रश्न रहा, हमने उनसे बोला कि हमारे पास कुछ आंकड़े इसके आधार पर हमें आप निकाल के बताइए कि कितना भुगतान हमारा बनता है, तो उन्हें नहीं मालूम, उसकी जानकारी नहीं थी। अरे ठीक है, लेकिन आप हमें उपलब्ध करा दें, ऐसे हम अपने हिसाब से जांच करेंगे उसकी और देखेंगे कि हमारा क्या विचार करता है, आप दे क्या रहे हैं हमको, तो इसका जैसे रिपोर्ट हमको मिलेगी हम इसका आकलन करेंगे, और आकलन के बाद में निश्चित रूप से मांग करेंगे इन लोगों से। अभी जो विशेषज्ञ हैं उनसे अभी अधिकारी महोदय ने बताया, आगे हम कलेक्टर महोदय को भी बताएंगे कि ये बहुत सारे विशेषज्ञ के साथ, और इनको जो है हमारी जो अधिकार है हमारा बनता है, जो क्षतिपूर्ति हमारी बनती है उतना हमें भुगतान कराया जाए। आपको क्या लगता है फसल बीमा जो मिल रहा है उसमें किस तरह की कमियां हैं, और क्या क्या चीज़ें आज अधिकारियों के सामने आपके द्वारा रखी गई हैं किसानों के द्वारा? अभी क्योंकि हम किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, तो हमारे पास प्रतिदिन 10-20 लोगों के फोन आते हैं, भैया मेरा इतने एकड़ का खाता है, इतना पैसा आया है, मतलब बड़ी अनियमितताएं हैं। इन लोगों ने किस पैमाने पे उसको निकाला है, क्या रेशो है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमने तो एक ही जो मांग रखी है, जैसे जिन लोगों को प्रमाण पत्र के अनुसार बीमा दिया गया है उसी रेशो से सारे किसानों को बीमा मिले। तो कृषि विभाग के अधिकारी भी उनका कहना है कि अभी राशि रही है जो अभी खातों में डलना बाकी है, उसमें हफ्ते भर का समय और लगेगा। देखते हैं क्या होता है। आंकड़े का भाई साहब ने बोला है कि आंकड़े हमें उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आज जो किसान है वो पढ़ा लिखा किसान है। क्या स्केल ऑफ फाइनेंस है, कितना हमारा क्षतिपूर्ति हुई है, कितना नुकसान हुआ है, और क्या किस पैमाने से आपने क्या निकाला है, ये हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ सारी निकालना जानते हैं। तो आंकड़े उपलब्ध होने के बाद हम भी देखेंगे कि हमारे साथ कहाँ धोखा हुआ है, और फिर आगे हम अपनी बात रखें। अभी जो बीमा आया है कुछ जगह पर ये देखने में आया है कि कोई निश्चित फॉर्मूला या पैमाना नहीं है, कहीं
अगर हम देखें कुछ जगह ऐसा हुआ है कि आजू बाजू के खेत हैं, एक ही हल्के में है और दोनों की जो बीमा राशि है वो अलग अलग आई है। तो इस मामले को लेकर क्या चर्चा हुई है? हमने उन्हें बताया कि यही उदाहरण एक किसान का दिया है, जो पेपर आया था हमारे पास। इसका 14 एकड़ जमीन का किसान है और इसके जो पटवारी हल्के में है वो लगभग 20,000 रुपये हेक्टेयर से ऊपर का भी किन्हीं किसानों को मिला है। तो ये 14 एकड़ के किसान को 13,000 रुपये मिला है फसल बीमा का लाभ। बहुत सारी भी संगतियाँ हैं। अब हमारे द्वारा ऐसी मांग की गई है कि किसानों की समस्याओं को लेकर जो आ रही है उसको KIC का एक ऑफिस खोला जाए यहाँ पर, और किसान जो भी समस्या है वो बीमा कंपनी तक पहुँचाएगा। उसमें सुधार की प्रक्रिया भी शामिल हो ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका संपूर्ण जो लाभ उसका हिस्सा बनता है वो बराबर उसको मिले।